नमस्कार दोस्तों, आज हिंदी भाषा की हम पहली क्लास ले रहे हैं और आपको सभी को पता है कि भाषा द्वितीय और भाषा तृतीय में जो है आप अपनी चॉइस के अनुसार भाषा ले सकते हो और हर एक भाषा की जो है अपनी कुछ विधियां होती है जिन्हें आप टीचिंग मेथड्स कहते हैं। तो आज से हम शुरू करने वाले हैं हिंदी भाषा के अंतर्गत शिक्षण विधियां और पूरे 15 नंबर हम जो है टॉपिक वाइज कवर करेंगे। आप रीड का सिलेबस लेकर बैठ जाएं। इसके अलावा आप लोग जो है मेरे साथ नोट्स बना सकते हैं, मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगी। तो आप मेरे साथ जो है एक रजिस्टर लेके बैठो, चाहे तो नोट्स बनाओ और चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर बाद में जो है वो आप नोट्स बना सकते हो। अब आप लोगों का एक क्वेश्चन होगा कि अगर आप इस वीडियो को देखेंगे और यहाँ से नोट्स बनाएंगे तो क्या आपको किसी रेफरेंस बुक की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। तो देखिएगा, वैसे तो मैंने गागर में सागर भर दिया है, लेकिन फिर भी एक रेफरेंस बुक की जरूरत तो आपको पड़ेगी जिससे आप इसको और ज्यादा डिटेल में पढ़ सकते हैं। देखो, नॉलेज है, इसको संकुचित नहीं रखना है। आप जो है कोई ना कोई एक आधी रेफरेंस बुक को ले सकते हो। इसके अलावा जो है ये वीडियो अपने आप में सफिशिएंट है। मैं पूरा का पूरा टॉपिक जो है थोड़ा थोड़ा का मतलब ये है कि एकदम इतना होश पोश नहीं करूंगी कि आप लोगों को जो है ऊपरी पढ़ा दूं और आपके जो है डीप से क्वेश्चन आ जाए। हम जो है वो डीपली पढ़ेंगे, बिल्कुल सारों के साथ पढ़ेंगे। हम जो है बिल्कुल डीपली पढ़ेंगे, हर एक क्वेश्चन जो है वो सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे कि आपका कोई भी क्वेश्चन जो है वो भाषा से संबंधित, हिंदी भाषा से संबंधित जो है वो खाली ना जाए। तो चलिए, आज का हमारा जो हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा से संबंधित हमारी आज की वीडियो है और सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है हिंदी की शिक्षण विधियां। देखो, हिंदी की शिक्षण विधियां हैं, सारी विधियों को मैं 1 बाय 1 आपको करवाऊंगी, है ना। तो शिक्षण विधियां हैं, शिक्षण विधियों में सबसे पहली, वहां एग्जाम में ये नहीं पूछेंगे पहले नंबर की कौन सी, दूसरे नंबर की कौन सी है, वहां तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। लेकिन फिर भी जब भी आप कोई बुक खोलते हैं तो सबसे पहले जो शिक्षण विधि आती है उसका नाम है अनुकरण विधि। कौन सी विधि है? अनुकरण विधि है। अनुकरण विधि आज हम पूरी की पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। आप जो है क्वेश्चन लगा लेना, जो रेफरेंस बुक आपके पास है उस रेफरेंस बुक का यूज करना और इसके अलावा इसी को रट्टा मारना और अपने कंटेंट पर भरोसा जरूर रखना। देखो, अनुकरण विधि है। अनुकरण का मतलब क्या होता है? अनुकरण का मतलब होता है दोहराना। और अगर आप जो है दोहराते हो, है ना, दोहराना, अनुकरण का मतलब क्या होता है? दोहराना होता है। दोहराता कौन है? छोटा बच्चा दोहराता है, हम भी दोहराते हैं। कभी कभी जब हम किसी शब्द को, किसी अक्षर को, किसी वाक्य को सही ढंग से नहीं बोल पाते हैं तो हम भी उसे क्या करते हैं? दोहराते हैं। तो इसी प्रकार से जब छोटे बच्चों को प्राथमिक और पूर्व प्राथमिक स्तर पर शिक्षा दी जाती है तो उस समय एक अध्यापक जो है बार बार उनसे क्या करवाता है? अनुकरण करवाता है। तो अनुकरण किस कक्षा के लिए उपयुक्त है? तो ये है पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक कक्षाओं के लिए। तो आप इसे देखो, माध्यमिक में भी ये इंपॉर्टेंट है। पूर्व प्राथमिक है, इसके अलावा पूर्व प्राथमिक के अलावा जो है ये प्राथमिक के अंतर्गत भी है। मुख्य रूप से जो है ये प्राथमिक के लिए महत्वपूर्ण है। माध्यमिक में भी इसका प्रयोग किया जाता है। आपसे पूछ ले अनुकरण विधि उपयोगी है तो प्राथमिक कक्षाओं के लिए जो है वो उपयोगी है ना। और पूर्व प्राथमिक में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब इसके कितने भेद हैं, कितने प्रकार हैं, कितने चरण हैं? 3 प्रकार है। कौन कौन से हैं वो 3 प्रकार? तो पहला जो है वो है लेखन अनुकरण। दूसरा जो है वो है आपका लेखन हो गया। लेखन के बाद आप क्या करोगे? उच्चारण करोगे। तो दूसरा कौन सा है? उच्चारण अनुकरण। और तीसरा प्रकार है वो है रचना अनुकरण। कौन सा है? रचना अनुकरण है। सबके पीछे आप जो है वो अनुकरण लगा देना। तो अनुकरण विधि है, पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक कक्षाओं के लिए है, माध्यमिक स्तर पर भी ये प्रयोग में ली जाती है। इसके 3 प्रकार हैं, लेखन अनुकरण, उच्चारण अनुकरण और रचना अनुकरण। इसके बाद इस लेखन अनुकरण के भी 2 प्रकार हैं। पहला है रूपरेखा अनुकरण। कौन सा है? रूपरेखा अनुकरण।
और दूसरा है स्वतंत्र लेखन अनुकरण, लेखन अनुकरण। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि लेखन अनुकरण के कितने भेद होते हैं, 2 होते हैं, और अनुकरण के 3 भेद होते हैं। इन्हें ही हम डिटेल में अभी पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले लेखन अनुकरण को पढ़ लेते हैं, इसके दोनों ही भेदों को अच्छे से समझ लेते हैं, जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन जो है वो खाली ना जाए। तो रूपरेखा अनुकरण है ना। रूपरेखा में होता क्या है, सबसे पहले तो ये जो रूपरेखा अनुकरण है ये प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रयोग में ली जाती है। कौन सी कक्षाओं के लिए, प्राथमिक कक्षाओं के लिए। आपने छोटे बच्चों को देखा होगा, प्राइमरी और प्री प्राइमरी के जो बच्चे हैं उनके किताब होती है जिस पर क्या होता है, इस तरीके से ऐसे ऐसे डॉट 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 बने हुए होते हैं और इस तरीके से लिखा हुआ होता है ना। फिर उसके बाद ये ऐसे ए बना हुआ होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, वर्क बुक बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वर्क बुक बोलते हैं, और हिंदी में उसे क्या कहा जाता है, मुद्रित पुस्तिकाएं कहा जाता है। ये जो है ये बच्चों के लिए क्या करती है, एक्सरसाइज का काम करती है। और बच्चों को क्या करना पड़ता है, जो ये पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक के बच्चे हैं वो क्या करते हैं, इन जो ये वर्ण है, जो ये डॉट डॉट है, इनके ऊपर पेंसिल से इस तरीके से जो है, राजस्थानी में कहते हैं ना घोटते हैं, तो बच्चे जो है वो क्या करते हैं, घोटते हैं और धीरे धीरे लिखना शुरू करते हैं। तो रूपरेखा अनुकरण में क्या होता है, पुस्तकें होती है, वर्कबुक्स होती है, उनमें जो है वो वर्णों के और अक्षरों के जो है वो इस प्रकार से डॉट डॉट के रूप में जो है चित्र बने हुए होते हैं। उन्हीं चित्रों के माध्यम से जो है बच्चा उनके ऊपर पेंसिल को फिराता है और उन चित्रों को जो है वो लिखने का प्रयास करता है। तो रूपरेखा अनुकरण जो है वो इस प्रकार से होता है और इसमें वर्क बुक्स होती हैं, मुद्रित पुस्तिकाएं उन्हें कहा जाता है। तंत्र लेखन अनुकरण, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, देखो इसमें क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हम बात करने वाले हैं। जैसे इसमें तो क्या होता है, वर्कबुक्स पे डॉट 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 होते हैं, बच्चा जो है उसके ऊपर पेंसिल घुमाता है और लिखना सीख जाता है। स्वतंत्र लेखन में बच्चा क्या करता है, जो अध्यापक होता है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना, जो अध्यापक होता है वो क्या करता है, एक वर्ण, आपने देखा होगा वर्ण जो है जैसे अ है ना, वर्ण कौन सा, अ है, इस वर्ण को, अ को जो है बच्चों को दिखाता है। ब्लैक बोर्ड पे लिख दो, स्लेट पे लिख दो, या कोई आकृति है अ की जो है, बहुत सारे शेप्स भी मिलते हैं आजकल बाजार में, अ बना हुआ होता है, वो सब बच्चों के खेलने के काम आता है। तो वो वर्ण जो है बच्चे को दिखा दे, बच्चा उस वर्ण को देखता है और उसके दिमाग में उस वर्ण से संबंधित जो है वो पिक्चर आती है, चित्र आती है। उस चित्र के माध्यम से जो है बच्चा उस वर्ण को पहचानता है और उसे लिखने का प्रयास करता है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी जो है वो कहेंगे इसका दोष है, वो दोष ये है कि ये जो स्वतंत्र लेखन है ये सिर्फ और सिर्फ कुशाग्र बुद्धि वाले कर सकते हैं, इंटेलिजेंट बुद्धि वाले कर सकते हैं, क्योंकि वर्णों को देखकर चित्र जो है मस्तिष्क में लाना और फिर उसका नाम लिखना जो है थोड़ा इंटेलिजेंट बच्चों के लिए कारगर है। जबकि जो बच्चे वीक होते हैं, जो कमजोर होते हैं, जो वर्णों की पहचान नहीं रखते हैं, ऐसे बच्चों के लिए स्वतंत्र लेखन अनुकरण जो है वो सही नहीं है, क्योंकि इसमें जो है वो ब्लैक बोर्ड का यूज भी होता है, इसमें स्लेट का यूज भी होता है, या इसमें किसी भी वर्ण को लिख दिया जाता है और बच्चे को कहा जाता है। जैसे मैंने अ दिखाया किसी बच्चे को, तो वो अ से खाली अनार ही नहीं होता है, आम भी होता है, अनानास भी होता है। इससे बच्चों की जो है वोकैबुलरी बढ़ती है, लेकिन इंटेलिजेंट बच्चे ही इसे कर सकते हैं और श्रुति लेखन में इसका महत्वपूर्ण जो है वो योगदान होता है। उच्चारण अनुकरण, उच्चारण अनुकरण में होता क्या है, इसमें पहली बात तो यह है कि ये जो है वो प्राथमिक स्तर के बालकों के लिए महत्वपूर्ण है, यानी प्राथमिक स्तर पर इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें होता क्या है, एक अध्यापक जो है वो क्या करता है, बोलता है, वाचन करता है। अध्यापक के द्वारा क्या किया जाता है, वाचन किया जाता है। बच्चे जो है वो पीछे पीछे क्या करते हैं, दोहरान करते हैं, बच्चे पीछे पीछे क्या करते हैं, दोहराते हैं। टीचर जो है वो क्या करता है, वाचन करता है, बच्चे दोहराते हैं और
टीचर के द्वारा जब कुछ शब्दों को बोला जाता है तो बच्चे भी उसके पीछे पीछे जब बोलते हैं तो बच्चे इसमें शुद्ध उच्चारण करना सीख जाते हैं, क्योंकि टीचर जैसा बोलेगा वैसा ही तो बच्चा बोलेगा। इसी कारण उच्चारण अनुकरण के अंतर्गत जो है जैसा अध्यापक बोलता है वैसा ही बच्चे बोलते हैं। अब यहाँ पर जो है वो उच्चारण अनुकरण के अंतर्गत जो अध्यापक वाचन करता है उसे कहा जाता है आदर्श वाचन। कौन सा वाचन कहलाता है ये, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि अध्यापक जो है वाचन करता है कक्षा में, उसे किस नाम से पुकारा जाता है? आदर्श वाचन के नाम से पुकारा जाता है। उसके बाद अब ये जो आदर्श वाचन है ये किस विषय के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है? तो ये जो है वो अंग्रेजी विषय के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है, क्योंकि बच्चों को इंग्लिश बोलने में, प्रोनाउंसिएशन में बहुत ज्यादा दिक्कतें होती है। ऐसे में यदि अध्यापक के द्वारा कठिन शब्दों का उच्चारण कर दिया जाए तो बच्चे जो है आसानी से उच्चारण करना सीख जाते हैं। रचना अनुकरण कौन सा है? रचना अनुकरण है। देखिए रचना अनुकरण के अंतर्गत क्या है, एक बच्चा जो है वो माध्यमिक स्तर का है। कौन से स्तर का है? माध्यमिक स्तर का है। तो ये जो है रचना अनुकरण किस प्रकार के जो है स्तर के अनुकूल है? माध्यमिक स्तर के अनुकूल है। इसमें क्या होता है कि अध्यापक एक रचना करके बता देता है और दूसरी रचना उसी पहली रचना के आधार पर करनी पड़ती है। जैसे अध्यापक ने दिवाली पर निबंध लिखवा दिया तो बच्चे को दिवाली के निबंध के आधार पर कौन सा निबंध लिखना पड़ेगा? होली का निबंध लिखना पड़ेगा। यानी एक रचना को पढ़ते हुए दूसरी रचना स्वतः ही लिखनी पड़ती है। लेकिन देखिएगा इस रचना अनुकरण के जो है वो दोष हैं। दोष क्या है कि इसमें ना मौलिकता का अभाव हो जाता है। मौलिकता का क्या आ जाता है? अभाव आ जाता है। क्यों आ जाता है? उसके पीछे कारण है कि होली पे हम क्या करते हैं? रंगों से खेलते हैं, जबकि दिवाली पर दिए जलाते हैं। तो अगर बच्चा है उसने अगर दिवाली पे निबंध लिखा है तो वो होली पर कैसे लिख सकता है? और अगर वो लिख दिया और बच्चे ने अगर दिमाग नहीं लगाया तो वो तो होली में भी दीपक जला देगा। तो इस प्रकार से दोनों ही त्योहार अलग अलग हैं। इसी कारण रचना तो हो जाएगी लेकिन उसकी मौलिकता जो है वो खत्म हो जाएगी। तो दोनों ही अलग अलग विषय हैं, यानी दोनों ही रचनाएं अलग अलग है। एक रचना के आधार पर दूसरी रचना को करना जो है वो बिल्कुल गलत है। यानी कि मौलिकता यदि किसी चीज की खो जाती है तो वो कैसा हो जाता है? अमनोवैज्ञानिक हो जाता है। कैसा हो जाती है वो रचना? अमनोवैज्ञानिक हो जाती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। कैसी हो जाएगी? अमनोवैज्ञानिक हो जाएगी, क्योंकि मौलिकता का अभाव हो जाता है। तो आज हमने जो है अनुकरण विधि इस वीडियो में कंप्लीट कर ली है। कल वापस हम एक विधि और कंप्लीट करेंगे। इसके लिए आप मेरे साथ जुड़े रहें और इससे संबंधित अगर आपके कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और